नमस्कार किसान भाइयों, गणतंत्र दिवस की शुभ संध्या पर आप सभी को कृषि दर्शन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो क्यों ना इस महोत्सव में हम सभी शामिल हों और इन खुशियों को अपनी खेती में भी शामिल करें। भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गन्ना एक नगदी फसल है, तो गन्ने की खेती में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं, जिन सामयिक कार्यों की जानकारी हमें प्राप्त हो, हम उन्हें अपनी खेती पर लागू करें और आने वाली फसल को और अच्छा साबित करें, बहुत भरपूर फसल हम अपने खेतों से प्राप्त करें। तो चलिए इन सब विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं आज के अंक में। आज के अंक में हमें ये सभी जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारी एक विशेष अतिथि, जो कि है डॉक्टर मोनिका सिंह। ये तकनीकी सहायक है पवार खेड़ा से हमारे साथ आई हुए हैं। नमस्कार मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो गन्ना है, इसकी कौन कौन सी मुख्य प्रजातियां हैं जो किसान भाई लगा सकते हैं। देखिए, गन्ने की मुख्य प्रजाति के ऊपर जाएं तो सबसे ज़्यादा जो अभी प्रचलित वैरायटी है वो है CO 86-032, जिसको सभी किसान भाई लगाते हैं। और इसके अलावा अगर हम नई वैरायटियों पे जाए तो CO 09004 ये वैरायटी है, इसको भी किसान भाइयों को लेना चाहिए। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप करी हुई CO JN 860600 हो गई और 9505 हो गई, इसी तरीके से 86-141 होगी। ये सारी वैरायटीज़ का भी वो लोग उपयोग करें, ताकि क्या है कि ये हम जो वैरायटीज़ हैं वो हमारे जलवायु के मुताबिक डेवलप करी गई हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि हम एकदम एक ही वैरायटी के पीछे ना भागकर हम ये कोशिश करें कि हम अलग अलग तरह की वैरायटी लगाएं और जो हमारे जलवायु के लिए सूटेबल है हम उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उसके लिए आगे हम प्रयास करें कि हम उन वैरायटीज़ को ज़्यादा ले सकें। किसान भाई, अगर ये जानना चाहें कि कौन सा मौसम उपयुक्त रहेगा, किस समय पर वो अपने खेतों में बुवाई करें गन्ने की, तो वो आप बताएं। देखिए, अगर हम बुवाई की बात करें तो सबसे पहले जो दो उपयुक्त मौसम होते हैं, देखिए वो होता है, सबसे पहले तो हम अगर साल की शुरुआत की बात करते हैं तो वो होता है फरवरी से लेकर मार्च तक, और दूसरा होता है सितंबर के मध्य में। लेकिन होता क्या है अक्सर कि जब गन्ना जो होता है, जब हम काटने के लिए जाते हैं तो जनवरी में अक्सर किसान गन्ने को काट के फटाफट उसी समय पे उसकी बोनी चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनवरी में बहुत कम तापमान होता है, जिसके कारण जो होती है आंखें, उनका पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाता है, और साथ ही साथ जो उसमें कल्ले जो होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। तो इसी तरीके से हमें इस मौसम में थोड़ा सा रुककर हमें फरवरी का इंतज़ार करना चाहिए। और वहीं पे कुछ किसान होते हैं जो कि गेहूं की कटाई के बाद गन्ने को लेना चाहते हैं, तो अगर वो उस समय भी अगर देखा जाए तो उस समय अगर वो लगाते हैं जो उसके बीज को, तो उस समय क्या होता है कि बहुत अधिक तापमान होता है, ज़मीन में भी पर्याप्त नमी उपलब्ध नहीं होती है, साथ ही साथ जो वातावरण में जो जलवायु रहती है उस समय वातावरण का जो तापमान रहता है वो भी बहुत अधिक होता है। तो इसके लिए अगर आप अप्रैल में अगर आप बोनी करना भी चाह रहे हैं तो आप मार्च से पौध को तैयार कर लें, और फिर उस समय अपने जो पौधे जो तैयार कर रहे हैं उनको रोप लें। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। अगर हमारे किसान भाई ये जानना चाहें, या फिर मेरे भी मन में एक प्रश्न आ रहा है कि हमारे प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में गन्ने की बुवाई होती है। देखिए, गन्ने का मुख्य सबसे जो क्षेत्र है वो नरसिंहपुर है, करीबन जिसे हम कहना चाहिए, हमने उसको शक्कर का कटोरा कहते हैं हमारे मध्य प्रदेश का। जी। तो जो ये जो शक्कर का कटोरा है, इसने करीबन 65% एरिया जो है वो लेके रखा हुआ है। और आप नरसिंहपुर की बात कर ले तो उसमें करेली हो गया, गाडरवारा हो गया,
साली चौका हो गया, यहाँ तक कि होशंगाबाद के बवई इलाके तक जो सारे जो किसान हैं वो जो है गन्ने की ही खेती कर रहे हैं। और जैसे बुरहानपुर का कुछ भाग हो गया, वहाँ पे गन्ने की खेती होती है, शिवपुरी का कुछ भाग हो गया, वहाँ होती है। इसी तरीके से छिंदवाड़ा, बैतूल, इन जगहों पे भी गन्ने की खेती ली जाती है। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गन्ने की फसल में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर किसान भाइयों के पास पानी की कमी है, तो क्या वो भी लगा सकते हैं, या कौन सी फसल लगा सकते हैं, कौन सी जो किस्म है उसको लगाकर वो फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए, गन्ने की अगर आप फसल कम पानी में अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल हम इसकी खेती कर सकते हैं। आप ट्रेंच विधि से गन्ना लगा रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप ड्रिप इरिगेशन की मदद से जो पौधे की रूट जोन है उसमें आप नमी को बरकरार रखेंगे, और इसकी मदद से हम जो गन्ने की जो जितनी भी किस्म है उन सभी का हम उपयोग करके हम आगे लगा सकते हैं। गन्ने के साथ में क्या इंटरक्रॉपिंग जो अंतर्वर्तीय फसल है वो कर सकते हैं? मसाला फसलों का भी उपयोग कर सकते हैं क्या? देखिए, गन्ने के साथ जो है अभी जैसे देखा गया है कि अभी जो किसान हैं वो गन्ने के साथ में लहसुन लगा रहे हैं, धनिया लगा रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसी तरीके से वो इसके साथ में गन्ने के साथ में जो साल भर जो पूरा खाली पड़ा रहता है वो बीच में अधिक फायदा ले रहे हैं। इस तरह की फसल जी, को भी जो बीच लगाते की हैं। जगह खाली पड़ी रहती है जी उसके हाँ। अंदर किसान भाई जो अलग एक मसाला फसल लगाएंगे तो उसे निश्चित तौर पर उन्हें एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त आय का जो साधन वो जुड़ जाएगा। गन्ने लगाने के लिए कौन कौन सी मतलब जलवायु कैसी उपयुक्त होना चाहिए? किसान भाइयों को क्या समझना चाहिए कि इस समय पर हम बोनी करें? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि हम फरवरी से गन्ने की बोनी को चालू करें। हाँ, लेकिन जो मेरा जो पूछने जी। का था कि मौसम कौन सा होना चाहिए, कैसा? हाँ, देखिए, उष्णकटिबंधीय जो मौसम होता है वो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक मौसम होता है जिसमें हम गन्ने की अच्छी बढ़वार ले सकते हैं। जी 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 जी। गन्ना लगाने के लिए जो आप किस तरह के बीजों का चयन, क्योंकि जो बीज होता है वो ही सबसे मुख्य होता है, तो किसान भाइयों को आप कैसे बताएंगे कि बीज का चयन वो कैसे करें? देखिए, जब सबसे पहले हम गन्ने की बात करते हैं या किसी भी फसल की बात करते हैं तो पहले तो हम जिस जगह से बीज लेके आ रहे हैं वो बीज एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, ताकि वो आगे चल के जल्दी से अपने जो कहना चाहिए जड़ों का निर्माण कर ले या कल्लों का निर्माण कर ले। और फिर दूसरी बात आती है कि जब आप बीज की बात कर रहे हैं तो जो आपने 7 से 8 महीने की क्रॉप का बीज ले लिया, इसके बाद क्या होता है कि कई किसान जो होते हैं वो 10-12 महीने की क्रॉप का भी बीज लेना उपयुक्त समझते हैं, परंतु उसमें वो करें क्या कि गन्ने का जो ऊपरी 1/3 हिस्सा है वो उसका बीज उसमें से ले ले और बाकी का जो नीचे का बचा हुआ गन्ना है वो उसको गुड़ बनाने के लिए उपयोग कर ले। अब भी आप कहेंगे कि मैंने 1/3 गन्ने की बात क्यों कही? बिल्कुल। देखिए, जो ऊपर का जो 1/3 हिस्सा है वो ग्लूकोज के कंटेंट उसमें जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता अच्छा है जी। पूरे हाँ, गन्ने में। हाँ, हाँ। तो इसलिए हम जो चाहते हैं कि जो गन्ना है उसके ऊपर की अगर आप बड्स का सिलेक्शन करते हैं तो उससे बहुत अच्छा आगे चल के हमें उपज मिलेगी और जिससे फ़ायदा हमारा ही होना है। तो इसलिए अगर आप 10-12 महीने की फसल ले रहे हैं तो आप इस तरह के जो एक गन्ना रहता है उसका चयन करें। और फिर अब बात आती है कि जो आप गन्ना ले रहे हैं वो सबसे पहली बात होना चाहिए एकदम स्वस्थ गन्ना होना चाहिए। हम किसी भी चीज़ पे अगर हम जाते हैं तो हम सबसे पहले जो चीज़ आंखों को अच्छी दिखती है, जो हेल्दी होती है, हम उसका चयन करते हैं। जी। तो बिल्कुल जो वो हेल्दी गन्ना है उसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कीड़े मकोड़े का किसी का भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का हम गन्ने का चयन करेंगे। और साथ में जब अब बात करते हैं कि आप बीज का जब आप गन्ने को काट रहे हैं, देखिए इसमें सबसे जो बड़ा जो एक कहना चाहिए कला होती है बीज बनाने की। हाँ, जब आप गन्ने का बीज बनाते हैं तब आप उसको धारदार बके से काटें और ये ध्यान रखें कि किसी भी कीमत पे उसकी जो बड है वो डैमेज ना हो पाए। नहीं तो अक्सर होता ही है कि बड डैमेज हो जाती है। अब बात करते हैं बड की। तो देखिए, बड के लिए ही शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अपना कोयम्बटूर का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ही शुगरकेन बड चिपर नाम का एक उन्होंने इंस्ट्रूमेंट डेवलप करा है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, गन्ने को छोटे छोटे चिप्स के फॉर्म में, मतलब एकदम छोटी छोटी आई बड्स को काट सकते हैं और जिसमें इतनी धार होती है और वो बहुत ही आसानी से गन्ने को काटने में मदद करता है। जी, बीजोपचार का क्या महत्व है और अगर किसान भाई चाहें कि हम गन्ने का बीजोपचार करें तो उसकी विधि क्या होगी? देखिए, गन्ने में बीज उपचार का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर हम जैसे बीज उपचार की बात करते हैं तो ये समझिए कि जैसे आज हमें
पोलियो के टीके हो गए, या फिर अभी हम देख रहे हैं हम कोरोना के टीके ही लगवा रहे हैं। हाँ जी, तो ये जो टीके हैं, ये बीज उपचार कुछ नहीं है, ये फसल का टीका है। तो मैं सिर्फ गन्ने में नहीं, बाकी सब फसलों में भी टीके के लिए सलाह दूंगी। तो आप ये समझिए कि अगर हम गन्ने की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले जो आपने जो आई बड्स काटी हैं बड चिपर की मदद से, आप क्या करेंगे, 1 किलो यूरिया ले लिया आपने, ठीक है, और 50 ग्राम कार्बेंडिजिम ले लिया, और 200 ml मैलोथॉन ले लिया। आप इनका पूरा घोल बनाएंगे 100 लीटर पानी में। अब करना क्या है आपको किसान भाइयों की, जो आपका जो बीज आपने करीबन 1 एकड़ के लिए ये घोल काम आ जाएगा। आपने आपके जो बीज रहते हैं उसको कम से कम 15 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के लिए उस घोल में डुबो के रखना है। अब ये बीजनाशक ये करेगा क्या, कि जो भी उसके ऊपरी सतह पे जो भी फफूंद प्रेजेंट है, जी। या फिर जो उसके अंदर जो उसके जो एक जो सेल्स है उनमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन होगा, वो उसको पूर्ण रूप से खत्म करेगा। इसी तरह से जब आप बीज उपचार करके गन्ने के सेट्स को खेतों में लगाते हैं, तो ये समझिए कि उन सेट्स में अंदर तक जो नमी जो रहती है, एक पर्याप्त नमी जिसकी आवश्यकता आंखों के फूटने के लिए होती है, वो उस नमी को प्राप्त करके और अच्छी उपज देने में कारगर होता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अगर किसान भाई जब बोनी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है खेत की तैयारी, तो उसमें भी कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। बोनी के समय मैं यही सबसे पहले सलाह दूंगी कि आपका जो मट्टी रहती है उसमें ये ध्यान देने की बात रहती है कि उसमें हार्ड पैंस ना हो, मतलब एकदम जो मिट्टी के ढेले बनते हैं वो ना बने। और साथ ही साथ जिस तरह के आप मृदा का चुनाव कर रहे हैं, वो चिकनी काली दोमट मिट्टी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना रेतीली मिट्टी से लेके चिकनी काली दोमट मिट्टी, इन दोनों मतलब इन सारी मिट्टियों में जो भी इस रेंज में मिट्टियाँ आती हैं उसको हम गन्ने की खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आप हल्की मृदा के लिए जाते हैं तो हम उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैन्योर को ऐड कर दें, ताकि उसकी जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाए, और वो जब जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि गन्ने के लिए पर्याप्त नमी पूरे समय मौजूद रहेगी। इसी तरीके से अगर हम काली दोमट मिट्टी की बात कर रहे हैं, जिस तरह की मृदा हमारे यहाँ पे है ऑलरेडी, तो उस मृदा के लिए हमें क्या करना है कि हमें प्रॉपर जल निकास की व्यवस्था बिल्कुल मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि ऐसी मृदाओं की जल धारण क्षमता बहुत होती है और वो पानी खेतों में जब रहता है वो स्टोर करके रख लेता है, तो उस समय भी कई बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एक उपयुक्त जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गन्ने की में कौन कौन से सामयिक कार्य करना चाहिए। हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मोनिका सिंह। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जब किसान भाइयों के, जब हमने अभी बात की कि हमने बीज लगा दिए, पौध तैयार हो जाती है खेतों में, तो पौध की जो उनको सुरक्षा करनी चाहिए,
कुछ गलतियां अगर उनसे हो जाएं तो आगे चल के पौध खराब होते हैं, तो लगाने की विधि क्या होगी और पौध की सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे? देखिए, पौध लगाने के लिए विधि के लिए अभी जो चल रहा है प्रचलन में कि हम ये सलाह देते हैं कि आप सिंगल बड का उपयोग करिए। अच्छा, देखिए, सिंगल बड के उपयोग से फ़ायदे ये हैं कि अगर आप किसी जगह से बीज लेके आते हैं गन्ने का, तो हमेशा ये होता है कि हम बहुत अधिक क्वांटिटी में बीज को नहीं ला पाते, तो हम वहाँ से जहाँ से भी बीज लाएंगे हम थोड़ा सा बीज लेके आते हैं। तो आप अगर सिंगल बड से आप गन्ने को लगाते हैं तो उस समय होगा ये कि आप उस दौरान क्या होगा कि आप कम बीज से ज़्यादा फसल लगा पाएंगे। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, बीज संशोधन के ऊपर ध्यान देना है और साथ ही साथ मृदा संशोधन के ऊपर भी ध्यान देना है। और उसके बाद जो भी आगे उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो उसका पानी हो गया, चाहे वो उसमें खाद देने का समय हो गया, ठीक है, उसमें जिस समय पे उसकी गुड़ाई होना चाहिए, निदाई होना चाहिए, उसका समय हो गया, जो खरपतवार है उनको हटाने का समय हो गया, किस तरह के रोग आ रहे हैं और उनका नियंत्रण कैसे करना है, किस तरह के कीटों का उसमें प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को भी हमें कंट्रोल करना होगा। जी, जैसे कि अभी आपने बात की सिंगल बड की, तो किसान भाइयों को कुछ अगर ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी सिंगल बड उपजाऊ है, कौन सी अच्छी है, कौन सा पौध अच्छा बनेगा, उसके लिए भी कुछ जानकारी दे सकते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सिंगल बड जो तैयार करते हैं उसकी मैं आपको थोड़ी सी उसकी विधि के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगी कि जैसे कि आप सिंगल बड आपने तैयार करी, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम छोटे छोटे सिंगल बड्स को काट के, जो मैंने बड चिपर का अभी आपको पहले भी बताया था, उसका उपयोग करके हम छोटी बड्स को तैयार कर लेंगे। इसको हम जैसे बीज संशोधन की अभी जो विधि बताई उसे संशोधित करने के बाद जो प्लास्टिक की ट्रे आती है जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जिसमें हम ज़्यादातर जो आपकी नर्सरी है उनको तैयार करते हैं, तो इसमें हम करना क्या है कि हमें अच्छे से पकी हुई खाद का उपयोग करना है, जिसमें हम आम तौर पे कोकोपिट का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे, ट्रे में बिल्कुल पतली लेयर में हम कोकोपिट की खाद को बिछा लेंगे और फिर उसके बाद करना ये है हमें कि जो बड्स हैं उसको ऊपर की तरफ रख के, आंखों को ऊपर की तरफ रख के हम बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी जी है हाँ, ये, जी बिल्कुल बड्स को, आंखों को उनको ऊपर की तरफ रख के हमें उसको एक और बार कोकोपिट की एक लेयर से बंद कर देना है। और फिर ऐसे हमने जितनी भी ट्रेस तैयार करते हैं उसमें 6 से 7 ट्रे की हमें इकट्ठा करके एक के ऊपर एक लेयर जमा लेनी है। फिर उसे पॉलीथीन से हम कस के बांध के उसे छोड़ देते हैं ताकि उसमें खुद से ही उसकी खुद की एक अच्छे से आर्द्रता उत्पन्न हो, साथ ही साथ उसमें अधिक जो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़े, ताकि जो आँखें निकलने वाली हैं उसको निकलने में परेशानी ना हो। और फिर जब आप देखते हैं उसे खोल के, तो कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि इसमें छोटी छोटी पौध तैयार हो जाती हैं, वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। तो हमें करना ये है कि वो जो छोटी छोटी पौध हैं उनको ले जाके हमें फील्ड पे 20 से 25 दिन बाद लगभग उसे हमें ट्रांसप्लांट कर देना है। और करीबन इसमें 2-2 फीट का या 1-1 फीट का जैसा भी आप गैप को मेंटेन रखें। वैसे इसमें 5 बाय 2 फीट का जो है वो अंतर रखा जाता है, और जो नालियाँ रहती हैं उनकी दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी को हमें 2 फीट रखना है। आप इस विधि में ड्रिप इरिगेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ जी। जिससे क्या होता है कि सीधे जो पौधे की जो रूट जोन है उसी में ये पूरे टाइम नमी बरकरार रखेगा। और फिर आपको जो भी देना है, फर्टिलाइज़र देना है या जो और कुछ कार्य करने हैं या फिर इंटरक्रॉपिंग भी लेनी है, तो आप इस मेथड में बहुत आसानी से इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि किसान भाई क्या रासायनिक खाद का उपयोग करें या जैविक खाद से उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा? देखिए, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट जिसे मैं कहूँ वो बहुत अधिक है। अच्छा तो जी। हमें यहाँ पे दोनों की ही मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा जी। ठीक है, मैं अगर बात करती हूँ, पहले मैं ऑर्गेनिक से ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि अभी समय ऑर्गेनिक का है। तो देखिए, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करती हूँ तो उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले जो शुरुआत करें आपके खेत की तैयारी करने से, आपको करनी है गोबर की खाद से। करीबन 1 कुंटल खाद आपको लगनी की ज़रूरत रहेगी, जिससे आप क्या करेंगे, शुरुआत में ही अपने खेत पे बिछा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको मृदा संशोधन पे भी ध्यान देना है। अब इसमें क्या है कि आपने सारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे आपने हल चला लिया या फिर जो ट्रैक्टर से जो कहना चाहिए प्लाऊ चला लिया, रोटावेटर चला लिया, अब इसमें करना क्या है कि आपकी जो 1 कुंटल खाद है करीबन उसमें 1 से लेकर 2 किलो तक ट्राइकोडर्मा को मिला के मिक्स करके कुछ दिनों के लिए छाया में रख देना है। फिर उसके बाद क्या होना है, आप देखेंगे कि ऊपरी सतह पे ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ आपको दिखाई देगी, वो भूरे भूरे से जितने भी वो अपनी जनसंख्या बढ़ा लेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप मिट्टी को पलट देंगे, गोबर की खाद को पलट देंगे, ताकि उसमें क्या होगा
कि जो ऊपर जो सतह पे जो ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ हो चुकी है वो नीचे की सतह पे भी आराम से हो जाए, और इस तरीके से ट्राइकोडर्मा अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेगा। और फिर अब हमें इसका बोनी के पहले, बुवाई के पहले इसका छिड़काव कर देना है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं रसायन की, तो देखिए इसमें सबसे जो मुख्य रोल होता है वो होता है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का मुख्य सोर्स जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूरिया ही है। तो हमें इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि 30 दिन के अंतर पे, 90 दिन के अंतर पे, 60 दिन के अंतर पे, इन सारे दिनों के अंतर पे हमें क्या करना है, यूरिया को पौधे को देना है। और शुरुआती अगर हम 90 दिनों की बात करते हैं तो उस समय इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि होता ये है कि जो यूरिया रहता है वो आपके पौधों को हरा भरा रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है। तो अब आपको अगर अपनी फसल को हरा भरा रखना है, और हरा भरा रखना ही क्यों है शुरुआत में, इसका भी आप महत्व समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपकी पत्तियां हरी रहेंगी तभी वो सूरज की रोशनी का उपयोग करके पूर्ण रूप से भोजन तैयार कर पाएंगी और वो अपने जो गन्ना है उसको दे पाएंगी। तो अगर आपको भोजन शुरुआत में अच्छे से नहीं मिला तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जो आगे चल के आपकी फसल होने वाली है वो कुपोषित ही होगी। तो इसलिए जो खाद है उसको समय से दें और उसका पूरा ध्यान रखें। जी, और चलते चलते आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगी कि ये जो समय चल रहा है फरवरी का, इस समय में हमारे किसान भाई को कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या करें वो? देखिए, मैं मुख्य बातों का यही बताऊंगी कि जैसे आपके खेत में अभी अगर इस समय गन्ना खड़ा हुआ है, अगर लगा हुआ है, तो आपको इस समय करना ये है कि आप सबसे पहले गन्ने की गुड़ाई करें। ठीक है, गुड़ाई करने के साथ साथ इससे होगा क्या कि गन्ने को पूर्ण रूप से हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, जो सूरज की रोशनी है वो पूर्ण रूप से मिलेगी। ठीक है, अब आप गुड़ाई हो गई, उसके बाद एक तकनीक होती है डी ट्रैशिंग, जिसे हम कहते हैं गन्ने की नीचे की पत्तियों को हटाना और ऊपर की जो कुछ 8-10 पत्तियां हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा डी ट्रैशिंग से, कि आपका जो कहना चाहिए जो एक कहना चाहिए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, मतलब जो खाना बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो इफ़ेक्टिवली हो पाएगी, मतलब एक इफ़िशिएंट तरीके से हो पाएगी और वो पूर्ण रूप से आप जो पौधे को जो है वो खाना दे पाएगा। और ये जो दूसरा काम जो करेगा, हमारी ये टूटी पत्तियाँ, ये मल्च की तरह काम करेगा, ऑर्गेनिक मैटर की तरह काम करेगा। ठीक है, और तीसरी इसमें चीज़ आती है कि जब गन्ना 7 से 8 महीने का हो जाता है तब हमें करना ये है कि हमें गन्ने को बांध देना है, ताकि जब जो गन्ना जो बंध जाएगा तो उसमें जो लॉजिंग की समस्या हमें आगे चल के देखने को मिलती है, क्योंकि गन्ना भारी हो जाता है, तब हमें उसमें गन्ने को बांध के हमें अपने गन्ने को बचा लेना है और आगे चल के हमें इसे जो फैक्ट्री में ले जाने लायक जो कंडीशन हमें बचानी है उस तरीके से हमें गन्ने को रख लेना है। डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसानों को 30,000 रुपए हेक्टेयर की राहत मिलेगी। बांस की खेती में 1 एकड़ से 1.25 लाख कमाए। ड्रोन छिड़काव से कम लागत और समय की बचत। सरसों में रोगों की रोकथाम और चने में उकटा रोग का बचाव। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को इस दुख की घड़ी में संकट के पार निकालेंगे। राज्य में फसलों को हुए नुकसान की राहत राशि और बीमा राशि का किसानों को शीघ्र भुगतान कराया जाएगा। उन्होंने कमिश्नर एवं कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि फसलों के नुकसान का सर्वे शीघ्र पूरा कराया जाए। सर्वे का कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो। मुख्यमंत्री ने अशोकनगर, निवाड़ी, विदिशा, राजगढ़ जिले के विभिन्न गांवों में प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। श्री चौहान ने कहा कि जिन किसानों का 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है उन किसानों को 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर राहत राशि दिलाई जाएगी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बांस उत्पादन को बढ़ावा देने तथा कृषि क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण के लिए कृषकों की 1 दिवसीय कार्यशाला हरदा में हुई।
इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल ने कहा कि बांस की फसल अन्य फसलों की तुलना में सुरक्षित और अधिक लाभदायक है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय अन्य फसल खराब हो जाने का डर रहता है, किंतु बांस की फसल किसी भी मौसम में खराब नहीं होती है। बांस की फसल कम खर्चे में कर सकते हैं क्योंकि खाद, कीटनाशक और सिंचाई की लागत बहुत कम होती है। प्रमुख सचिव ने कहा कि मध्य प्रदेश को हम बैम्बू स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान भाई 1 हेक्टेयर में 625 पौधे लगा सकते हैं। बांस की फसल की पहली कटाई 4 से 5 वर्षों में होती है। बांस की ऊंचाई 40 से 60 फीट तक होती है। 1 एकड़ में 60 से 75 टन उपज 1 एकड़ में संभावित है। बांस की वर्तमान खरीदी 255 रुपये प्रति क्विंटल है। बांस की खेती में 1 एकड़ से शुरुआत में 1,25,000 रुपये तक की आमदनी संभावित है। प्रत्येक 4 वर्ष पर बांस क्रय दर में 3% की बढ़त हो रही है और कृषकों बांस रोपण के लिए 3 वर्षों में 120 रुपये प्रति पौधे के मान से अनुदान किया जाएगा। गुना जिले के आरोन कृषि विज्ञान केंद्र में ड्रोन द्वारा फसलों पर कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक और उर्वरों का ड्रोन द्वारा छिड़काव का प्रदर्शन गत दिनों कृषि विज्ञान प्रक्षेत्र गरुड़ एरोनॉटिक चेन्नई के सहयोग से किया गया। इस दौरान आरोन कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि आज के डिजिटल युग में खेती भी आधुनिक होती जा रही है, इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र नए कृषि यंत्रों का प्रदर्शन कर किसानों को आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। ड्रोन जैसी तकनीक से कम लागत और कम समय में फसलों पर छिड़काव कर अच्छी उपज ले सकते हैं। ये तकनीक उद्यानिकी फसलें जैसे संतरा, अमरूद, आम के अलावा गेहूं, सरसों, अरहर, चना आदि फसलों में भी उपयोगी है। ड्रोन तकनीक के माध्यम से सिर्फ 10 मिनट में 10 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ खेत में दवा का छिड़काव कर सकते हैं। ड्रोन की बैटरी को चार्ज करने में 20 मिनट का समय लगता है। ड्रोन की कीमत 4 से 5 लाख है। कृषि विज्ञान केंद्र आरोन में ड्रोन प्रदर्शन को देखने के लिए किसान एवं कृषि विज्ञान केंद्र के समस्त वैज्ञानिकों सहित अन्य स्टाफ भी यहां शामिल रहा। रबी की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों अपनी बढ़वार अवस्था में है। इस समय फसल में रोगों की रोकथाम करना किसानों के लिए लाभदायक होगा तथा उत्पादन बेहतर मिलेगा। सरसों में प्रमुख रूप से काले धब्बे वाले रोग, सफेद रतुआ, डाउनी मिड्यू तथा तना गलन प्रमुख है। इस समय फसल पर काला धब्बा, सफेद रतुआ और डाउनी मिड्यू रोग देखते ही डाइथेन एंड 4-5 के 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव 15 दिन बाद अवश्य दोहराएं। 1 एकड़ में 200 लीटर घोल अवश्य छिड़के। यदि आपके क्षेत्र में सरसों में तना गलन रोग हर वर्ष आता है तो बुआई के 45 से 50 दिन बाद वास्टिविन की 0.1% घोल का छिड़काव कर दी। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद छिड़काव दोहराए। ये उपाय करने पर फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। चने का उकटा रोग सामान्य रूप से आता है। उकटा रोग की फफूंदी मिट्टी में रहती है तथा साल दर साल पनपती रहती है। इस रोग के नियंत्रण के बजाय बचाव के उपाय अधिक कारगर है। इसके लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके मिट्टी में छुपी फफूंदी को नष्ट करना चाहिए। बुआई पूर्व बीज का उपचार ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अथवा 2 ग्राम थाइरम प्रति किलो बीज के हिसाब से करना चाहिए। इसी प्रकार हर वर्ष एक ही जमीन में चने की खेती नहीं करें। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। इस अंक के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से गन्ने में सामयिक कार्य किए जाए। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।